हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूँ रीजनिंग का फिर से एक न्यू क्लास में। जितने भी हमारे विद्यार्थी किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो और आपका समय एग्ज़ाम का है, तो यह क्लास आप सभी के लिए परफेक्ट क्लास होने वाला है और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाला है। क्योंकि जब आपका एग्ज़ाम रहेगा उस टाइम आप लोग तैयारी करोगे तो उस टाइम क्या होगा, आपके पास प्रेशर बहुत होगा और कुछ भी लॉजिक ना समझ में आएगा। तो इसलिए आप सभी को यह क्लास पहले से ही अटेंड करना अति आवश्यक है। जो न्यू हो उसे मैं बता दूं कि इस सीरीज़ से आप लोग कंटिन्यू हो जाना, क्योंकि यह सीरीज़ आप सभी को सुबह और शाम दोनों टाइम प्रोवाइड कराया जाता है। और इस क्लास के माध्यम से जो पैटर्न उपयोग किया जाता है, यानी जिस प्रकार से ये प्रश्न पत्र तैयार किया जाता है, यानी वर्तमान समय में और आने वाले एग्ज़ाम में जो आपका एग्जामिनर जो पैटर्न उठाता है, वही पैटर्न से इस क्लास में सभी प्रश्न लिया गया है। यानी हर चैप्टर से सभी प्रश्न को कवर किया गया है और सिखाया जाएगा कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को आप लोग किस प्रकार सोल्यूशन कर पाओगे। क्योंकि रीजनिंग का एक मूल मंत्र है कि जो विद्यार्थी कम समय में ज़्यादा प्रश्न सोल्यूशन करेगा वह सिलेक्शन ले जाएगा, समझियो। और यह जब आप सभी के पास कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा और बार बार प्रैक्टिस करोगे, समझ गए हो। चलो देखो, पहला प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न समझना क्या करा है। पहला प्रश्न आप सभी से करा है कि नीचे दी गई श्रृंखला की अगली संख्या क्या होगा। यानी यह जो है ना सीरीज है, नंबर यहाँ पे नंबर सीरीज है और बताना है कि 25 है, 31 है, 38 है, इतना है तो इतना इसके जगह क्या कितना होना चाहिए, समझियो। तो जब भी सीरीज वाले प्रश्न आ जाए तो आप लोग इस तरह से सोचना और इस तरह से लॉजिक लगाना कि आखिर यह सीरीज किस प्रकार का है। तो बोलोगे सर यह जो सीरीज है ना धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? धीरे धीरे इंक्रीज यानी बढ़ रहा है। अब देखो भाई किस तरह से हो रहा है। तो देखो 25 से 31 हुआ तो क्या हुआ, तो 25 से 31 हुआ तो बोलोगे सर प्लस का 6 हुआ। पुनः देखो क्या हुआ, 31 से 38 हुआ, 31 से 38 हुआ तो क्या हुआ, प्लस का बोलोगे 7 हुआ। अब देखो 38 से 46 हुआ तो क्या हुआ, तो बोलोगे सर प्लस का 8 हुआ। तो क्या सीरीज चल रहा है, अब आप सभी को दिखाई दे रहा है, समझ में कुछ आ रहा है? तो बोलोगे जी सर, प्लस का 6, प्लस का 7, प्लस का 8, तो इस बार कितना होना चाहिए बाबू, तो प्लस का 9 होना चाहिए। अब जब 46 में 9 जोड़ोगे तो कितना होगा, और 9 5 6 यानी 5 होगा और 4 1 5 यानी 55 होगा। जब आप लोग 46 में 9 जोड़ोगे कितना आएगा, 55 आएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका राइट आंसर होगा, समझिए। इस तरह से आप लोग राइट आंसर का पता कर पाओगे। किस तरह से, तो प्लस 9 चले, प्लस 7 चले, प्लस 6 चले, प्लस 7 चले, प्लस 8, फिर हम प्लस 9, इस तरह के अगर हम सीरीज में चले तो यहाँ पे क्या होगा, हमें राइट आंसर निकल के आ गया जो कि राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो देखो 2 नंबर का प्रश्न समझना। 2 नंबर का प्रश्न समझो, इसमें क्या करा है शब्दों का सही संबंध बतावे कि जिस प्रकार त्वचा का संबंध बाल से है, भूमि का संबंध यहाँ पे क्या होगा। तो इस तरह से आप लोग समझो, या तो फिर इस तरह से भी लॉजिक लगा सकते हो कि बाल का संबंध जिस प्रकार त्वचा से है तो यहाँ पे किसका संबंध भूमि से होगा, समझो। तो देखो किस प्रकार से सोचोगे, तो इस तरह से सोचना कि त्वचा और बाल में क्या रिलेशन है भाई। तो बोलोगे सर त्वचा पे जो होता है ना वह क्या होता है, बाल। तो त्वचा पर क्या उगता है, तो बाल, यानी त्वचा पे क्या हो जाता है, बाल। इसी प्रकार भूमि की बात करें तो भूमि पे क्या होता है, तो बोलोगे घास। यानी जिस प्रकार त्वचा पे बाल उगता है उसी प्रकार भूमि पे क्या उगता है, तो घास उगता है। यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा, समझो। चलो अगला प्रश्न देखो क्या है, 3 नंबर का प्रश्न समझना। 3 नंबर का प्रश्न देखो कर रहा है कि राजन के पिता के इकलौते भाई के पिता का राजन से क्या संबंध है। देखो ब्लड रिलेशन का प्रश्न है बाबू, इसमें आप लोग समझना और थोड़ा सा फोकस करना। क्या करा है भाई, करा है राजन के पिता। चलो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ राजन, यहाँ पे कौन है, तो यहाँ पे राजन है, ठीक। और राजन के पिता यानी यहाँ पे कौन हो जाएंगे, तो राजन के पिता, ठीक है। चलो यहाँ पे राजन के पिता करा है, राजन के पिता के इकलौते भाई। जब राजन के पिता होंगे और पिता के इकलौते भाई यानी वो ये खुद ही है,
जैसे कहेंगे कि आप, और आपका इकलौता भाई, तो आप तो इकलौते हो, तो आपका इकलौता भाई यानी आप ही होगे। तो वही करा है कि राजन के पिता के इकलौता भाई यानी पिता, राजन के पिता खुद हैं, के पिता यानी इनके पिता, पिता राजन से क्या संबंध है, यानी राजन जो है इनको क्या कहेगा। तो पिता के पिता को क्या कहा जाता है बाबू, तो पिता के पिता को दादा कहा जाता है। यानी राजन जो है अपने पिता के पिता को क्या कहेगा, तो दादाजी कहेगा। यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर होगा। तो इस तरह से आप लोग को लॉजिक लगाना है और राइट आंसर का पता करना है। समझ रहे हो यहाँ तक सभी विद्यार्थी। तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो, और जो जो प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक नहीं किए हो सभी ईमानदारी पूर्वक क्लास को लाइक कर देना। चलो देखो अगला प्रश्न समझो क्या है, 4 नंबर का प्रश्न समझना। 4 नंबर का प्रश्न देखो, इसमें क्या कर रहा है कि कौन सी संख्या नीचे दिए गए संख्या को सही तरीके से पूर्ण करेगा। यानी संबंध बताना है बाबू, इस बार संख्याओं का सही संबंध। तो कैसे करोगे, तो यहाँ पे देखो 27 है, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 125 है। तो यहाँ पे क्या होगा जो आप सभी को बताना है। तो कैसे सोचोगे और किस प्रकार से करोगे भाई, तो इस तरह से करना और समझना कि 27 का संबंध जिस प्रकार 16 से है, यानी यहाँ पे 27 और 16 जिस प्रकार हुआ, तो उसी प्रकार 125 और यहाँ पे क्या होगा जो हम पता नहीं कर लेंगे ना। तो देखो किस तरह से आप लोग लॉजिक लगा सकते हो, तो इस तरह से लगा सकते हो कि यहाँ पे पहले देखो आप लोग कि यह प्रश्न देखने के बाद कुछ लॉजिक समझ में आ रहा है, तो बोलोगे सर आ रहा है। यानी यह 27 जो है ना, यह 3 का हमें क्यूब दिख रहा है, ठीक है भाई। और ये जो 16 है ना, यह क्या है, तो यह 16 जो है ना, यह 4 का स्क्वायर दिख रहा है। समझ रहे हो ना। अब देखो कि यहाँ 3 से 4 हुआ, तो पहले 3 में क्यों किया, लेकिन 4 हो गया अगले वाले में, तो उसका स्क्वायर कर दिया। तो उसी प्रकार देखो यह 5 को क्या करना है, क्यूब देखना है। तो सॉरी 125 को क्या देखना है हमें, क्यूब। तो देखो 125 किसका क्यूब हो सकता है भाई, तो बोलोगे सर 5 का क्यूब है। 5 का क्यूब 125। तो देखो यहाँ पे 3 का क्यूब था कितना, 27। तो 3 के बाद अगले पे चला तो क्या हो गया 4, यानी 1 बढ़ा। तो 5 से यहाँ पे जाओगे तो क्या होगा 6, यानी 1 बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर किया तो यहाँ पे भी आप लोग स्क्वायर करोगे। यानी जब 6 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा 36 आएगा, जो कि कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है बाबू, तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। यानी जिस प्रकार यहाँ पे 3 का क्यूब किया उसके बाद 4 का स्क्वायर, तो उसी प्रकार यहाँ पे पहले हम क्यूब किए और फिर स्क्वायर कर दिए, जो कि हमारा राइट आंसर आ गया 36। बिल्कुल सही है, समझ गए हो ना। चलो देखो अगला प्रश्न समझना क्या कर रहा है, 5 नंबर का प्रश्न। 5 नंबर का प्रश्न है दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। मिरर इमेज बताना है कि अगर इस प्रश्न के यहाँ पे आप लोग मिरर लगाते हो, दर्पण लगाते हो, तो इसका जो प्रतिबिंब होगा वह किस प्रकार बनेगा, जो आप सभी को सोचना है, समझना है और राइट आंसर का पता करना है। तो कैसे करोगे भाई, तो इस तरह से समझना और सोचो कि दाएं वाले बाएं में चला जाएगा और बाएं वाला दाएं में, यानी उल्टा पुल्टा चला जाएगा। तो देखो जब यहाँ पे दर्पण लगाओगे तो ये सादा वाला भाग जो है इस तरफ आ जाएगा और ये रंगा हुआ भाग इस तरफ आ जाएगा। तो देखो सादा भाग आना चाहिए इस तरफ, लेकिन ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। अब देखो ऑप्शन सी बचा और ऑप्शन का डी बचा। तो देखो सादा भाग कहाँ आना चाहिए, इस तरफ, तो सादा भाग इस तरफ है, ठीक है। और रंगा हुआ भाग किस तरफ है, इस तरफ है, इस तरफ है, इस तरफ है। दोनों में इसी प्रकार सेम है। लेकिन यहाँ पे एक बात गौर करना, यहाँ पे देखो एक पॉइंट मिस कर रहा है कि ये नीचे देखो एक रेखा है, नीचे रेखा है ना, तो ये रेखा नीचे ही होना चाहिए, नीचे ही होगा, ना कि ऊपर चला जाएगा। ऊपर चला गया यानी ये गलत हो गया। तो ऑप्शन फिगर नंबर सी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। और फिगर नंबर सी कौन सा ऑप्शन में है, तो बोलोगे सर ऑप्शन नंबर डी में फिगर सी है जो आपका राइट आंसर है। यानी इस प्रश्न का जो राइट प्रतिबिंब बनेगा ना, फिगर सी बनेगा, और फिगर सी ऑप्शन नंबर डी में है, जो कि बिल्कुल सत्य है। समझ रहे हो। चलें तो देखो अगला प्रश्न देखो बालक क्या है, 6 नंबर का प्रश्न। 6 नंबर का प्रश्न समझना, इसमें क्या कर रहा है
करा एक जवान जो सोल्जर है, एक जवान 2 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर चलता है। देखो बाबू यह डायरेक्शन वाले प्रश्न है, तो इस प्रकार से कुछ पॉइंट याद रखना कि ऊपर क्यों मैं उत्तर कहता हूँ, नीचे दक्षिण कहता हूँ, इधर पूरब कहता हूँ और इधर मैं पश्चिम कहता हूँ। समझ रहे हो ना हमारी बातों को। अब करा एक जवान 2 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर चलता है, उत्तर दिशा की ओर चलता है भाई। तो चलो मैं यहाँ पे एक सोल्जर है, ठीक है, यहाँ पे एक जवान है और यहाँ से 2 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर चलता है। उत्तर दिशा यानी ऊपर की ओर कितना चला, तो 2 किलोमीटर, ठीक है, 2 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर चला। फिर वह बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। यहाँ पहुँचा ना, और यहाँ से कहाँ मुड़ गया, तो यहाँ से बाएं मुड़ गया, और बाएं मुड़ेगा तो किधर होगा बाबू, इस तरफ होगा। और कितना चला, तो 3 किलोमीटर चला, ठीक है भाई। फिर से वह बाएं मुड़कर लगातार चलता है। यहाँ जब पहुँचा ना, तो यहाँ से पुनः बाएं मुड़ा, तो पुनः बाएं मुड़ेगा तो कहाँ आएगा, इस तरफ आएगा, और लगातार इसी दिशा में चलते जा रहा है। अब प्रश्न क्या कर रहा है समझो, कर रहा है अब वह किस दिशा में चल रहा है। तो देखो उसका मुंह और डायरेक्शन इस दिशा में है, नीचे की ओर, और नीचे की ओर मैं बता चुका हूँ कि नीचे की ओर दक्षिण कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सत्य, ऑप्शन नंबर बोले तो डी। सभी यहाँ तक समझ गए, किसी को कोई डाउट नहीं है तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न समझना क्या है बाबू, 7 नंबर का प्रश्न। 7 नंबर का प्रश्न जो है ना, यह श्रृंखला वाले प्रश्न है, सीरीज वाले प्रश्न है। और क्या चीज़ का सीरीज है, तो अल्फ़ावर्ड का सीरीज है। और जब भी अल्फ़ावर्ड से कोई भी प्रश्न आ जाए रीजनिंग का, और आप सभी को कोई भी लॉजिक समझ में ना आए, तो एक ही उपाय करना, अल्फ़ावर्ड पोजीशन लिखना और राइट आंसर का पता करना, यानी लॉजिक लगाना फिर राइट आंसर का पता करना। इस तरह से कि यहाँ पे एफ है, जे है, आई है, एम है, एल है, पी है, तो इसी प्रकार यहाँ पे क्या होगा। तो हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या लॉजिक लगाया भाई, तो क्या करेंगे, अल्फ़ावर्ड पोजीशन पता करेंगे। कैसे, तो इस तरह से समझना। एफ का कितना होता है, 6 होता है, जे का 10 होता है, आई का 9 होता है, एम का 13 होता है, एल का 12 होता है और पी का 16 होता है, ठीक है। अब आप लोग देखो यहाँ पे समझो कि एफ से जे गया, यानी एफ का अल्फ़ावर्ड 6 है और जे का 10 है, तो 6 से 10 हुआ तो क्या हुआ, तो बोलोगे सर प्लस का 4 हुआ। फिर देखो जे से आई गया, यानी जे का अल्फ़ावर्ड 10 और आई का 9, तो 10 से 9 गया, यानी क्या हुआ, माइनस का 1 हुआ, यानी यहाँ पे क्या हुआ, माइनस का 1 हुआ। उसके बाद देखो क्या हुआ, आई से एम पे गया, आई का अल्फ़ावर्ड 9 और एम का 13, तो 9 से 13 गया तो क्या हुआ भाई, तो बोलोगे सर यहाँ पे प्लस का 4 हुआ। फिर देखो एम से एल पे गया, एम का 13 और एल का 12, 13 से 12 गया यानी माइनस का 1, समझो ना। उसी प्रकार यहाँ पे भी क्या हुआ, माइनस का 1। अब देखो एल से पी पे गया, यानी एल का 12 और पी का 16, तो 12 से 16 गया तो क्या हुआ, तो प्लस का 4। अब आप सभी को कुछ दिख रहा है यहाँ पे, तो बोलोगे सर दिख रहा है सीरीज, यानी किस प्रकार का सीरीज दिख रहा है, तो +4 -1, फिर +4 -1। तो देखो यहाँ पे +4 हुआ, तो इस बार जब अगले पद निकालेंगे तो क्या करेंगे बाबू, माइनस का 1 करेंगे। तो देखो पी का अल्फ़ावर्ड होता है 16, और 16 में जब 1 को घटा दोगे, जब 16 में आप लोग ये घटाओगे तो 15 आएगा, और 15 जो अल्फ़ावर्ड पोजीशन होता है वह किसका होता है, ओ का होता है, यानी यहाँ पे क्या होगा, तो ओ होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है, ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। समझ रहे हो ना हमारी बातों को। तो चलें नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न समझना क्या है, 8 नंबर का प्रश्न। देखो बाबू 8 नंबर का प्रश्न जो है ना, कैलेंडर का प्रश्न है, और इसमें आप लोग को इस प्रकार से सोचना होगा, समझना होगा। करा है यदि 1 अप्रैल 2017 को शनिवार था, ठीक है, 1 अप्रैल 2017 को क्या था, शनिवार, तो 1 अप्रैल 2020 को कौन सा दिन होगा। अगर हमारी यहाँ पे हमारी बातों को समझना
कि अगर 1 साल के बाद पुनः 1 साल के बाद पूछ रहा है, यानी इस प्रकार से समझो कि 1 अप्रैल 2017, यानी यहाँ पे क्या होगा 1 अप्रैल, यहाँ पे क्या है भाई, तो 1 अप्रैल और 2017 को कौन सा दिन बता रहा है, तो शनिवार बता रहा है। कौन सा बता रहा है, तो देखो शनिवार, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे क्या बता रहा है, शनिवार बता रहा है। ठीक है, अब करा 1 अप्रैल 2020 को क्या होगा, तो देखो हमारी बातों को समझो आप लोग। अगर वह बरस साधारण, पहले आप लोग तो ये समझो कि साधारण बरस और लीप बरस वह होता है कि अगर जो साल आप लोग 4 से भाग दे देते हो और वह डिवाइड हो जाता है पूर्ण रूप से, तो वह लीप वर्ष होता है, और जो डिवाइड ना हो 4 से, पूर्ण रूप से ना कटे, तो वह साधारण बरस होता है। तो देखो 2017 क्या है, साधारण बरस, और 2000 अगले क्या हो जाएगा, तो अगले 1 अप्रैल का, यानी 1 अप्रैल, इस तरह से समझो कि अगले जो 1 अप्रैल आएगा ना, 1 अप्रैल 2000 क्या आएगा, 2018 आएगा। तो 1 अप्रैल 2018 को देखो, अगर आज 1 अप्रैल 2017 है तो जस्ट अगले बरस 1 अप्रैल 2017 को क्या होगा, तो 1 दिन बढ़ जाएगा, यानी यहाँ पे शनिवार है तो 1 दिन बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा भाई, तो रविवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। ठीक है, अब उसी प्रकार 1 साल और बढ़ जाएगा, यानी कि 1 अप्रैल, यानी इस तरह से समझना कि 1 अप्रैल 2019 की बात करें तो 1 अप्रैल 2019, तो देखो 2019 जो क्या है, तो 2019 जो है वह क्या है, साधारण बरस। तो इसमें भी एक साल के 1 दिन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी रविवार से क्या हो जाएगा, तो रविवार से यहाँ पे हो जाएगा सोमवार। क्या हो जाएगा, सोमवार। रविवार से सोमवार हो गया। अब बात करें कि यहाँ पे क्या होगा अगले साल, तो 1 अप्रैल 2000 क्या होगा 20, और वही पूछ रहा है 1 अप्रैल 2020। अब देखो 2020 जो है ना वह क्या है, तो वह लीप ईयर है। कैसे, तो 4 से भाग दोगे तो यह पूर्ण रूप से कट जाएगा। तो 1 अप्रैल 2020 जो है लीप बरस है, और लीप बरस में क्या होता है कि 2 दिन बढ़ता है। कब, अगर वही डेट से वही साल हो और 1 साल बढ़ जाए और जो लीप ईयर बरस आ जाए, तो यहाँ पे कितना दिन बढ़ेगा, तो 2 दिन, यानी यहाँ पे सोमवार था तो 2 दिन बढ़ेगा, यानी मंगलवार, और मंगलवार के बाद क्या होगा, बुधवार। यहाँ पे क्या होगा, बुधवार, यानी राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वह बुधवार होगा। समझो, अगर यहाँ पे 1 अप्रैल था तो कंफ्यूज नहीं होना। अगर 1 अप्रैल है, अगर फरवरी से पहले रहता जनवरी तो 1 ही दिन बढ़ता, क्योंकि जब फरवरी आ जाता है तो फरवरी में लीप ईयर कितना होता है, तो 29 दिन का होता है, और साधारण बरस में 28 दिन का। तो देखो अगर 1 फरवरी से पहले रहता, जनवरी रहता, तो 1 ही दिन बढ़ता, लेकिन फरवरी से बाद आ गया, यानी 1 अक्टूबर आ गया, तो अक्टूबर आ गया यानी फरवरी भी जुड़ जाएगा, तो फरवरी मार्च इस तरह से जुड़ के यहाँ पे आ गया अक्टूबर, यहाँ पे अप्रैल तक, तो अप्रैल में यहाँ पे आ गया 1 अप्रैल 2020 को क्या होगा, तो बुधवार होगा। तो बोलोगे सर इस प्रकार से हम क्या लिखेंगे, इतना टाइम देंगे एग्जाम में, तो नहीं, आप लोग सिंपल समझोगे। देखो 1 अप्रैल 2017 को शनिवार था, तो जब जैसे 2018 आएगा तो 2018 में शनिवार से 1 दिन बढ़ जाएगा, रविवार। 2019 आएगा तो एक दिन बढ़ जाएगा, और 2020 आएगा जो कि 2020 लीप ईयर है, और क्या है, फरवरी से बाद वाले महीना आ रहा है तो उसमें 2 दिन बढ़ेगा जो कि बुधवार होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बिल्कुल सही है। समझ रहे हो। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है, 9 नंबर का। देखो 9 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है, दिए गए क्रम में अगला चित्र का पता लगाएं। देखो बाबू यहाँ पे आप सभी को समझना होगा और सोचना होगा कि जिस प्रकार ये आकृति यहाँ पे बना, यहाँ पे एक मिनट, जिस आकृति जिस प्रकार यहाँ पे बना, उसके बाद यहाँ पे बना, फिर यहाँ बना, तो यहाँ पे आप लोग को पता करना है कि कौन सा ऑप्शन वाले आकृति होगा ताकि यहाँ पे फिलअप होगा। तो कैसे सोचोगे, तो इस तरह से सोचो। देखो
यहाँ पे देखो जो बड़ा वाला वृत्त है वह वृत्त, सॉरी यहाँ पे बड़ा वाला नहीं, जो ऊपर वाले वृत्त है ना वह वृत्त यहाँ पे हो गया, और जो नीचे वाले त्रिभुज है ना नीचे वाले छोटा हो गया, यानी इस वृत्त के अंदर आ गया। देखो नीचे वाले जो था वह छोटा होके इस ऊपर वाले के अंदर आ गया। उसी प्रकार देखो ये जो वृत्त है ना इस वृत्त के अंदर कौन आ जाएगा, तो इस वृत्त के अंदर जो नीचे वाले है वह छोटा होके इस तरह से चतुर्भुज अंदर आ जाएगा। यानी वृत्त के अंदर कौन सा ऑप्शन में चतुर्भुज दिख रहा है, तो ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन का सी नहीं, ऑप्शन का डी। यानी वृत्त के अंदर क्या आ गया, तो इस तरह से चतुर्भुज आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो इस तरह से आप सभी को सोचना है जो कि कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। समझ रहे हो। चलो अगला प्रश्न देखो क्या है, 10 नंबर का प्रश्न समझना। 10 नंबर का प्रश्न करा है यहाँ पे कथन और निष्कर्ष वाले प्रश्न हैं, और इसमें आप सभी को जिस प्रकार से कथन कहेगा उसी प्रकार से आप सभी को क्या करना है, तो राइट आंसर का पता करना है। तो कैसे करोगे समझो। करा है कोई सीट कुशन नहीं है, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे होगा सीट होगा, और यह जो सीट है ना यह कोई भी सीट कुशन नहीं, यानी यहाँ पे क्या है कुशन। ठीक है चलो, और कुशन और सीट में कोई रिलेशन नहीं है, यानी कोई टचिंग बचिंग नहीं है। ठीक है मान लिया। अब कर रहा है देखो दूसरा कथन कि कुछ कुशल तकिए है, यह जो कुशल यहाँ पे कुशन जो है ना यह कुछ कुशन वह क्या है, तो यहाँ पे तकिए है, यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे तकिए। ठीक है कुछ कुशन तकिए, इतना मान लियो। अब आप लोग क्या आ जाओ, तो निष्कर्ष पे आ जाओ। निष्कर्ष एक देखो क्या करा है कि कुछ सीटें तकिए हैं, तो देखो कुछ सीट यहाँ है, तकिए यहाँ है, और सीट और तकिए में कोई रिलेशन दिख रहा है, कोई टचिंग बचिंग नहीं, यानी कि क्या होगा, कथन एक क्या होगा, गलत होगा। अब कथन दो देखो क्या करा है कि कुछ कुशन सीटें हैं, कुशन कहाँ है, यहाँ है, सीट यहाँ है, और कुशन और सीट में देखो कोई टच बच है, यानी कि कोई रिलेशन है, तो बोलोगे नहीं, यानी क्या होगा, निष्कर्ष दो भी गलत होगा। यानी क्या होगा राइट आंसर, तो ना तो एक और ना ही दो पालन करता है, यानी क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही होगा। समझ रहे हो। तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे हम सब। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या करा है, 11 नंबर का प्रश्न। 11 नंबर का प्रश्न करा है कि दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। यानी यहाँ पे आप सभी को बताना होगा और सोचना समझना होगा कि इन चारों ऑप्शन में 3 ऑप्शन एक समान होगा, और एक ऑप्शन जो होगा ना सबसे अलग होगा, सबसे हट के होगा, और वही ऑप्शन का आप सभी को क्या करना है, पता करना है। तो कैसे करोगे समझो। अगर हम फिगर 1, फिगर 2, फिगर ए, बी और फिगर सी में बात करें, तो देखो इसमें इस तरह से ऐसे है, उसका अपोजिट 10 इस तरह से है, फिर यहाँ पे देखो इस तरह से उसका नीचे ये है, यानी यहाँ पे जितना भी भाग है ना उसका आधा आधा भाग 2-2 बार लिखा है। लेकिन यहाँ पे देखो 2 बार लिखा है, लेकिन यहाँ पे पूर्ण भाग बनाया, यानी सबसे अलग भाग कौन होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन ए में देखो आधा भाग, ऑप्शन बी में आधा भाग, ऑप्शन सी में भी आधा भाग, और दोनों अलग अलग है। लेकिन ऑप्शन डी की बात करें तो पूर्ण भाग है और एक दूसरे के अंदर में है। तो सबसे अलग कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर फिगर नंबर डी, और फिगर नंबर डी कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में। समझ गए हो। चलो देखो क्या कर रहा है, 12 नंबर का प्रश्न। 12 नंबर का प्रश्न समझना, इसमें क्या है कर रहा है, दिए गए चित्र में वर्गों की संख्या ज्ञात करें। यहाँ पे बताना है कि इस फिगर में कितने वर्ग है, यानी कितने स्क्वायर है जो आप सभी को काउंट करना है। तो कैसे करोगे, तो देखो वर्ग काउंट करने के लिए क्या होता है, एक तरीका होता है, एक रूल होता है इस प्रकार से कि देखो इसमें क्या है, तो इस तरह से ऐसे है, और इसके अंदर कितनी रेखा है, एक रेखा, और ये 2 रेखा, एक रेखा और 2 रेखा। ठीक है, और उसके बाद एक रेखा इधर से आया, एक रेखा इधर से आया, ऐसे और ऐसे हो गया। ठीक है, अभी जो यहाँ पे ये रेखा है ना इसको मैं अभी यहाँ पे इग्नोर करके चलता हूँ, और इसको मैं इग्नोर की, इसको मैं बाद में काउंट करूँगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इस तरह से समझना, इस तरह से है, किस तरह से है, तो यहाँ पे इस तरह से एक रेखा और एक रेखा इस तरह से, और एक रेखा ऐसे आया, एक रेखा ऐसे आया। समझ गए। अब आप लोग क्या करो, तो ऐसे जब फिगर आ जाए ना तो आप लोग किस प्रकार से काउंट करते हो, तो छोटे छोटे पहले यहाँ पे वर्ग काउंट करो कि कितना है। जैसे कि यहाँ पे 1 मिनट,
ऐसा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1 वर्ग है, 2 वर्ग है, 3 है। यहाँ से बात करें तो 1 है, 2 है, 3 है, यानी दोनों तरफ 3 3 आ रहा है। तो कैसे ऐसे प्रश्न को काउंट करते हो वर्ग? तो यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करते हो। तो देखो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। तो 9 और 4 कितना होगा? तो 9 और 4 13, और 1 का स्क्वायर 1, 13 1 14, यानी यहाँ पे कितना आया? तो ऐसे वाले फिगर में 14 क्या है? तो 14 वर्ग है। लेकिन यहाँ पे भी एक लॉजिक लगाया है कि देखो 1 वर्ग ये होगा और 1 वर्ग ये होगा, ठीक है। 1 वर्ग ये, 1 वर्ग ये, तो यहाँ पे 2 वर्ग आ गया, और उसके जस्ट नीचे देखो 1 वर्ग ये और 1 वर्ग ये, यानी 2 वर्ग ऊपर 2 वर्ग नीचे, यानी 14 वर्ग तो वर्ग इधर था और 4 वर्ग इधर आ गया। तो 14 और 4 कितना होगा? तो 14 प्लस का 4 कितना होगा? तो 18 वर्ग। यानी इस फिगर में वर्गों की ओवरऑल संख्या कितनी है? तो 18 है, जो कि बिल्कुल सही है। समझ रहे हो ना? चलो तो नेक्स्ट पे चलें। तो देखो 13 नंबर का प्रश्न समझना, इसमें क्या कर रहा है कि यहाँ पे शब्दों का सही संबंध बताना है, इस तरह से कि कवि का संबंध जिस प्रकार कविता से है, नाटककार का संबंध यहाँ पे किससे होगा, जो आप सभी को क्या करना है? सोचना, समझना और बताना है। तो कैसे करोगे? तो देखो कवि जो होता है ना, वह क्या चीज़ लिखता है बाबू? तो कवि जो होता है वह कविता लिखता है। तो इसी प्रकार नाटककार जो होता है वह क्या लिखता है? तो नाटक लिखता है। सिंपल। ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। समझ रहे हो? चलो देखो अगला प्रश्न समझना क्या है, 14 नंबर का प्रश्न। और 14 नंबर का प्रश्न यह सीरीज वाले प्रश्न है भाई। तो इसमें क्या लॉजिक लगा रखा है? तो देखो जिस प्रकार 16 है, 25 है, 36 है, तो आगे क्या होगा? तो देखो इसमें इस तरह से सोचो कि यह सीरीज किस प्रकार का है, तो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। और इसमें लॉजिक क्या लगा रखा है? तो देखो समझना सिंपल सा कि यहाँ पे 4 का स्क्वायर है, 25 जो है 5 का स्क्वायर है, 36 जो है या 6 का स्क्वायर है। तो आप सभी को लॉजिक समझ में आ गया कि 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, तो इस बार कितना होना चाहिए बाबू? 7 का स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर 49 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी में। समझ रहे हो? तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न समझना, 15 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है? 15 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि दिए गए समूह में बेमेल आकृति की पहचान करें। यानी इन चारों ऑप्शन में जो 3 ऑप्शन होगा एक समान होगा, और एक ऑप्शन जो होगा सबसे अलग होगा, सबसे हट के होगा, और वही ऑप्शन को चयन करना है। तो कैसे करोगे? तो यह प्रश्न मैं आप सभी को होमवर्क के रूप में देता हूँ। अब बताना कि इन चारों ऑप्शन में एक ऑप्शन सबसे अलग होगा, वह कौन सा ऑप्शन है, और वही ऑप्शन आप सभी को राइट आंसर होगा। समझो? और राइट आंसर आप लोग कमेंट में करना कि सर जी इस प्रश्न का राइट आंसर यानी होमवर्क का राइट आंसर क्या है, तो ऑप्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। और जो स्टूडेंट क्लास को लाइक नहीं किए हो, क्लास को लाइक कर देना। और जो न्यू हो, चैनल पे पहली बार हो, तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर करना, ताकि आप सभी को हर क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके। और साथ में टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ भी ज्वाइन हो जाना, ठीक है। तो मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में। जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।